हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रसायन विज्ञान के एक टॉपिक केमिकल काइनेटिक्स के बारे में। केमिकल काइनेटिक्स में आज हम वन लाइनर सवाल देखेंगे, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। रेट ऑफ रिएक्शन क्रियाकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन परिवर्तन में लगा समय, यानी कि किसी भी क्रियाकारक और उत्पाद की सांद्रता में किसी एक निश्चित समय अंतराल में कितना परिवर्तन होता है, वही किसी रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन कहलाती है। इसकी यूनिट होती है मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स, जो नॉन चेंजेबल होती है। किसी भी कोटि की अभिक्रिया के लिए रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट निश्चित होती है और जो कभी नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। रेट ऑफ रिएक्शन कभी भी नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। रेट ऑफ रिएक्शन को पॉजिटिव और नेगेटिव दो टाइप से रिप्रेजेंटेड करते हैं। देखते हैं कि नेगेटिव साइन कब लगता है और पॉजिटिव कब लगता है। पॉजिटिव तो जब लगेगा जब सांद्रता प्रोडक्ट में दे रखी हो, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हो तो पॉजिटिव में लेना है और रिएक्टेंट की हो तो नेगेटिव में रखना है, क्योंकि इसका एक फैक्ट होता है कि समय के साथ साथ क्रियाकारक की सांद्रता तो कम होती जाती है, जिससे उस क्रियाकारक की अभिक्रिया का वेग डिक्रीज होता है एंड उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन इंक्रीज होता जाता है। इस कारण से इसको पॉजिटिव और नेगेटिव साइन में लेते हैं। और एक और इसका कांस्टेंट है, यूनिट होती है गैसीय स्टेट में एटीएम इंटू सेकेंड इनवर्स और बार इंटू सेकेंड इनवर्स। जो आपको ध्यान में रखना है, ये सीधे सीधे सवाल पूछ लेते हैं इसकी यूनिट का कभी कभार कि इसकी यूनिट क्या होती है, और जनरली छोटे छोटे एग्जामों में ये पूछ ही लेते हैं। स्टोइकियोमेट्रिक बेस्ड क्वेश्चन, एक स्टोइकियोमेट्रिक बेस्ड बहुत ही बढ़िया सवाल बनता है रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में और उसके विलुप्त होने के बनने के दर के बारे में। स्टोइकियोमेट्री के बारे में हमने पीछे एक सवाल में बात की थी, जो आपने देखा होगा, और नहीं देखा है तो आप अभी जाके देखिए। स्टोइकियोमेट्री आपको बहुत ही सरल तरीके से उसमें समझा रखी है। ए प्लस बी सी प्लस डी, ए और बी ये होते हैं रिएक्टेंट, ये मिलकर सी और डी प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। तो उसके ए और बी की सांद्रता तो समय के साथ कम होती जाती है, तो इसको नेगेटिव साइन में लेते हैं, माइनस डी अपॉन डी टी ए इंटू वन अपॉन ए। जो इसके स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक होते हैं उसको वन के अपॉन में लाएंगे तो सभी की सांद्रता रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल हो जाती है। रेट ऑफ रिएक्शन पता करने के लिए करते हैं ऐसा सब। पीछे हमने ये सब स्टोइकियोमेट्री के बारे में सब समझा है। तो ये पूरा कंपोनेंट होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में होता है। ये सभी ये ए बी सी डी चारों ही रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल होते हैं। और सवाल में पूछे गए रेट ऑफ रिएक्शन याद कीजिए, तो या तो ए की विलुप्त होने की दर दे रखी होगी, कांस्टेंट दे रखा होगा, और या ए के विलुप्त होने का पूछेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन दे देगा और कितने मोल है वो दे देगा, और या फिर डी के बनने की दर पूछेगा तो ये पूछेगा तो इसके मोल दे देगा और रेट ऑफ रिएक्शन तो हमें दे देगा वो। इस प्रकार से 3-4 टाइप के सवाल स्टोइकियोमेट्री बेस्ड बनते हैं, जो हम एक नेक्स्ट एक अच्छे से वीडियो लेके आएंगे। उसमें सारे केमिकल काइनेटिक्स के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे, जिसमें एक सवाल हम इस टाइप का भी लेके आएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। रेट लॉ, आगे हम बात करते हैं रेट लॉ के बारे में। वेग नियम दिया है गुलबर्ग एंड वागे ने दिया है। गुलबर्ग और वागे के द्वारा दिया गया। ये रीट जैसे एग्जाम में सीधे सीधे सवाल पूछने लायक है। अभिक्रिया का वेग गुलबर्ग और वागे के अनुसार रेट ऑफ रिएक्शन आर, अभिक्रिया का वेग क्रियाकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। अभिक्रिया का वेग है जो क्रियाकारकों के सक्रिय द्रव्यमान का मतलब होता है मोल पर लीटर में कंसंट्रेशन, मोलरता में कंसंट्रेशन पता करनी है। अगर ग्राम में भार दे रखा है तो उस रिएक्टेंट का मोलिकुलर वेट उसमें डिवाइडेड करके फिर उसकी मोल पर लीटर में कंसंट्रेशन देके ही हमें इस प्रकार के सवाल सोल्व करने होते हैं। इस रेट लॉ के माध्यम से हम किसी भी अभिक्रिया की कोटि पता कर सकते हैं। किसी भी अभिक्रिया की कोटि उसे देखकर पता नहीं की जा सकती। इसके लिए रेट ऑफ लॉ हमें पता होना चाहिए। रेट ऑफ लॉ में के कांस्टेंट होता है, ये वेग नियतांक है ए की पावर एक्स बी की पावर वाई, कोटि बराबर एक्स प्लस वाई, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और इसमें कोटि ए और बी भी हो सकती है। इसकी दो कंडीशन होती है, या तो वन स्टेप रिएक्शन हो या फिर एलिमेंट्री रिएक्शन हो। तो ये भी वो आपको अच्छे से देख के समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से इसको डिसाइड करना है। कोटि को पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, फ्रिक्शन फॉर्म, किसी भी फॉर्म में पता किया जा सकता है। कंपलसरी नहीं है कि कोटि हमेशा एक पूर्णांक में हो
कुछ भी हो सकती है कोटि। रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट से एक सवाल आता है, इसकी यूनिट पूछी जाती है एग्जाम में। रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के ए की पावर एक्स बी की पावर वाई, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ऑर्डर होती है किसी रिएक्शन की। के की इकाई होती है, इसका हम सोल्व करके सॉल्यूशन हमने इसमें बताया नहीं है, आगे हम कभी बात करेंगे इस पे। मोल की पावर 1 माइनस एन, लीटर की पावर n माइनस 1 एंड सेकेंड इनवर्स। इस फॉर्मेट के माध्यम से हमने एक जुगाड़ बनाया है आपके लिए। इस फॉर्मेट के माध्यम से आप रेट कांस्टेंट की यूनिट पता कर सकते हैं, और जीरो ऑर्डर के लिए जो है मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स, और फर्स्ट ऑर्डर के लिए है ये सेकंड इनवर्स, और सेकंड ऑर्डर के लिए मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स, मोल स्क्वायर, मोल माइनस 2 लीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स। तो दोस्तों रेट कांस्टेंट और इसकी यूनिट के बारे में बात की है। आगे हम एक और बढ़िया तरह का सवाल आता है जो इसमें आपको समझ में नहीं आएगा, उसकी टाइप देख लेते हैं। अगले वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स लाएंगे, तो सारणी वाले सवाल के बारे में एक सवाल उसका भी लेके आएंगे। यदि क्वेश्चन के अंदर सांद्रता अलग अलग देकर कोटि पूछे, यानी कि सारणी देके पूछे कि ए बी सी डी, इसकी ये सांद्रता है, इसकी ये रेट ऑफ रिएक्शन है, तो इतने इसके बनने की दर ये है, इसकी इसके सापेक्ष ये है, तो आपको पूछ लेगा कि ए के सापेक्ष ऑर्डर क्या है, बी के सापेक्ष क्या है। तो रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन की पावर एन, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 की पावर n। आपको n पता करना है क्वेश्चन में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, एक दो बार फर्स्ट ग्रेड में से सवाल आए हैं। रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करता है, अनुसंख्यता पर नहीं। अनुसंख्यता और कोटि वह होती है, अनुसंख्यता वो होती है जो किसी अभिक्रिया में प्रयुक्त सभी अभिकर्मक होते हैं, जिस पर रेट ऑफ रिएक्शन निर्भर करे या नहीं करे उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, सभी को काउंट करना है। जिस पर रेट ऑफ रिएक्शन निर्भर करे वो ही कोटि कहलाती है। यानी कि कोटि अभिकर्मक वह होता है जो जिस पर वेग, अभिक्रिया का वेग निर्भर करे, और अनुसंख्यता उसमें उपस्थित सभी अभिकर्मक अनुसंख्यता होते हैं। एक और क्वेश्चन आता है स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन वह होती है जिसमें कोटि और अनुसंख्यता का मान भिन्न भिन्न हो, कोटि और अनुसंख्यता का मान समान नहीं हो। इसका मतलब है कि कोई एक पदार्थ इसमें अभिकर्मक आधिक्य में हो जाता है जो अभिक्रिया की वेग पर निर्भर नहीं करता उस पर, तो फिर एक अभिकर्मक बढ़ जाता है, जिसके कारण से कोटि एक कम हो और अनुसंख्यता एक अधिक होती है। स्यूडो ऑर्डर फर्स्ट रिएक्शन होती है जिस कोटि एक परंतु अनुसंख्यता एक से अधिक हो। इसमें कोई एक क्रियाकारक आधिक्य में होता है जिससे अभिक्रिया का वेग निर्भर नहीं करता है। एस्टर का अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन और शर्करा का प्रतिबंध, इसके दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो आपको ध्यान में रखना है। कभी भी पूछ सकता है सीधे सीधे कि ये एग्जाम्पल किस प्रकार की अभिक्रिया का है, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, तो आपको ये थोड़ा ध्यान में रखना है। आगे हम बात करेंगे अभिक्रिया के वेग पर ताप का प्रभाव क्या पड़ता है। प्रभाव देखेंगे, इसको प्रभावित करने वाले कारक देखेंगे, जिसमें सबसे पहले ताप देखेंगे। यदि ताप बढ़ेगा तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ेगा और वेग स्थिरांक भी बढ़ेगा, ठीक है। और अगर एरिया, यदि क्षेत्रफल बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगी। और उत्प्रेरक मिलाने पर अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा में कमी आ जाती है, जिससे उसके अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। आपको यह ध्यान रखना है कि उत्प्रेरक मिलाने पर सक्रिय ऊर्जा में कमी आती है, ताप बढ़ाने पर नहीं। ताप बढ़ाने पर उसमें अणुओं की टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, जिस कारण से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है और रेट कांस्टेंट भी इंक्रीज होता है। आगे हम एक ताप के आधारित आर्रेनियस ने एक समीकरण बनाई थी और आर्रेनियस ने एक ग्राफ बनाया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो पीछे आरपीएससी के एग्जाम में आ चुका है, सेकंड ग्रेड में ये सवाल पूछा है। के इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। के तो कांस्टेंट है, ए ई क्या होता है, सक्रिय ऊर्जा, आर कांस्टेंट होता है यहाँ पर, टी तापमान, इसका लॉग लेने पर एल एन के इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन आर टी प्लस एल एन ए। ये ऑप्शन में दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा। इसको लॉग, सिंपल लॉग में काउंट करने पर लॉग की इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन 2.303 आर टी प्लस लॉग है। इसके न्यूमेरिकल सवाल भी बनते हैं। ग्राफ देखेंगे पीछे, स्लोप क्या होगी, नेगेटिव होगी इसकी, एल एन के, इसका इंट्रक्स स्केप होगा एल एन ए, और 1/t के बीच में, एल एन के और 1/t के बीच में ग्राफ खींचना है। ग्राफ लॉग वाला
और ये फॉर्मेट, तीनों आपको ध्यान में रखने होते हैं। ये ऑप्शन में यूं दे के पूछते हैं 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, कौन कौन से सही है, कौन कौन से गलत है। आगे हम बात करेंगे रिएक्शन के टाइप। जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में अभिक्रिया का वेग अभिकारक की शून्य घात के समानुपाती होता है। जीरो ऑर्डर अभिक्रिया का वेग के नॉट वेग नियतांक के बराबर होता है। इसमें भी ग्राफ देखते हैं। आर टी इज इक्वल टू माइनस के नॉट टी प्लस आर नॉट। इसमें हम सिर्फ फैक्ट लेके आए, ओनली फॉर फॉर्मूला लेके आए, इसके सॉल्यूशन नहीं लेके आए, क्योंकि वन लाइनर में सारा कुछ पॉसिबल नहीं है, आपको हल्के से ऊपर से समझाया जाएगा। आर टी और टी के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो इंटरसेप्ट आर नॉट और माइनस के नॉट स्लोप आएगी। इसका एक सवाल टी हाफ का पूछ लेगा, अर्धआयुकाल और टी 25 का पूछता है। इसके एग्जाम्पल ध्यान में रखने हैं। टी हाफ इज इक्वल टू आर नॉट अपॉन 2 के नॉट प्रारंभिक सांद्रता और 2 इंटू के नॉट वेग कांस्टेंट। टी हाफ, इसका टी हाफ इज इक्वल टू आर नॉट। ये सवाल लाइन सीधा लैंग्वेज में पूछा है एक बार में कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का अर्धआयुकाल उसकी प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आरपीएससी का, ध्यान में रखेंगे। आपको अच्छे ऐसे फैक्ट ध्यान में रखने होंगे। टी 3/4 होता है, जो टी हाफ का 1.5 गुना होता है, 3/2 इंटू टी हाफ। इसके एग्जाम्पल देखने, प्लेटिनम और टंगस्टन की सतह पर अमोनिया का विखंडन, फॉस्फिन का विखंडन और प्रकाश की उपस्थिति में HCl का निर्माण और हाइड्रोजन आयोडाइड का विघटन। ये इसके जीरो ऑर्डर रिएक्शन के एग्जाम्पल है। आगे देखेंगे हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के एग्जाम्पल होते हैं ऑल रेडियो एक्टिव फ्यूजन। सभी रेडियो एक्टिव विघटन होते हैं जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आते हैं। ln A-X इज इक्वल टू माइनस K1T प्लस ln A। इसके बीच में हमें ग्राफ खींचना है। log A-X इज इक्वल टू माइनस K1T अपॉन 2.303 प्लस log A। आपको सूत्र ध्यान रखना है इसके। जनरली सूत्र बेस पे सवाल सोल्व हो जाता है इसका, आपको पूरी इक्वेशन सोल्व नहीं करनी होती है इसकी। सिर्फ फॉर्मूले, ग्राफ और थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन ध्यान में रखनी है। इसके न्यूमेरिकल सवाल आते हैं और कुछ नहीं आता है इस एग्जाम। इस टॉपिक से मैक्सिमम चांस न्यूमेरिकल्स के रहते हैं और ग्राफ पूछते हैं। ln A-X और ln A के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो अंतक शेप आएगा ln A माइनस K1, स्लोप आएगी। टी हाफ इसका होता है 0.693 अपॉन K1 और इसका T34 होता है, मतलब T75 इज इक्वल टू 2 इंटू टी हाफ, 2 गुना होता है टी हाफ का। इसमें रिलेशन भी पूछ सकते हैं। इसका टी एवरेज का एक बार सवाल आया था एग्जाम में कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का टी एवरेज, तो हमें पहले इसका टी हाफ ज्ञात करना है, फिर इसको 1.44 से मल्टीप्लाई करना और T90 2.303 अपॉन K1, T90 9.99 3 इंटू T90। इसका एक सूत्र है, T90 पहले आपको पता करना है और जितने 9 है उससे गुणा कर लेना। अगर T99 पूछे तो 2 से गुणा कर लेना है, T99.9 पूछे तो 3 से मल्टीप्लाई कर लेना है आपको। इस प्रकार से अभी हम सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। ग्राफ देखेंगे इसमें पहले 1/A-X इज इक्वल टू K2T प्लस 1/A। इसके बीच में हम ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ देखना है आपको पहले। टी हाफ देखना है इसका, टी हाफ इज इक्वल टू 1/K2 है। इसके एक और सवाल बन सकता है लैंग्वेज पे। टी हाफ सेकेंड ऑर्डर की टी हाफ है जो प्रारंभिक सांद्रता के व्युत्क्रम होती है। बहुत बढ़िया सवाल बनेगा यहाँ से एक दिन। T34 इज इक्वल टू T3 इंटू टी हाफ। इसका T75 होता है जो इसके टी हाफ का 3 गुना होता है। और इसके 2 एग्जाम्पल है बहुत इंपॉर्टेंट। एस्टर का 4 उत्प्रेरित जल योजन सेकेंड ऑर्डर, जबकि अम्ल उत्प्रेरित जल योजन सूडो फर्स्ट ऑर्डर। ये ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको। पर सल्फेट की आयोडाइड के साथ अभिक्रिया S2O8-2 प्लस 2I-, 2 सल्फेट प्लस आयोडीन रिलीज होती है। और इसके 2 सिद्धांत होते हैं, टक्कर सिद्धांत एंड परम वेग सिद्धांत। तो दोस्तों हमने आज केमिकल काइनेटिक्स के बारे में बात की, जो आपको समझ में आई होगी। इस प्रकार की आशा करता हूँ। नई वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगले सेशन में हम केमिकल काइनेटिक्स के कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करेंगे, जो इसमें हमने जो सूत्र के माध्यम से फॉर्मूले समझे हैं उस पर बेस्ड कैसे किस प्रकार के सवाल आते हैं, इस पर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो जुड़े रहिए इस तरह के नए वीडियो देखने के लिए।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।